नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक और टेस्ट सीरीज टीम इंडिया अपने घर पर हार गई दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पिछले 7 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम 5 टेस्ट मैच अपने घर पर हार चुकी है, जिसमें से 3-0 से टीम इंडिया न्यूजीलैंड से अपने घर पर टेस्ट सीरीज हारती है। और अब डिफेंडिंग चैंपियंस टीम साउथ अफ्रीका ने भी आकर टीम इंडिया को उनके ही घर पे 2-0 से टेस्ट सीरीज में मात दे दी है दोस्तों। तो दोस्तों, मेन पॉइंट यही है आज के इस वीडियो का कि कहां टीम इंडिया पिछड़ते जा रही है, क्यों टीम इंडिया का हाल इतना बेहाल है, कहां हो गई चूक दोस्तों, कहां हो गई गलती। इस चीज पे तो, इस पॉइंट पे तो बात करना ही होगा दोस्तों। तो चलिए उसी पे बात करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की ओर से कितने अर्धशतक लगे, कितने अर्धशतक? मात्र दो। जी हाँ दोस्तों, एक लगाते हैं यशस्वी जायसवाल और एक लगाते हैं सर रविंद्र जडेजा। यानी कि आपको अंदाजा आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह टेस्ट सीरीज जो हम हारे हैं, मेन रीजन दोस्तों मैं यहां पे सीधा कहूंगा, हमारी बल्लेबाजी की ही वजह से हम हारे हैं। कोलकाता टेस्ट मैच आप देख लीजिए, टीम इंडिया के बॉलर्स जसप्रीत बुमराह का फाइफर देखने को मिलता है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को 150 रनों के करीब 159 पे ऑल आउट करती है। टीम इंडिया को बाद में 30 रनों की लीड भी मिल जाती है, जो करीबन 130-230 की होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने उतरती है, टीम इंडिया फिर से वापसी कराती है और लक्ष्य टीम इंडिया को 124-125 रनों का मिलता है और टीम इंडिया 93 रनों के करीब ऑल आउट हो जाती है। फिर चलिए, हमें क्या दिखाई दिया कोलकाता टेस्ट मैच में कि थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी थी जहां पे रैंक टर्नर पिचेस दिखाई दे रही थी। रैंक टर्नर पिचेस भी करना गलत होगा, गेंद ज्यादा टर्न हो रही थी। टर्निंग ट्रैक हम कर सकते हैं, रैंक टर्नर पिचेस नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहां पे बल्लेबाजी आप कर सकते थे। वो हमें दिखा था जब वॉशी खेल रहे थे, जब केएल ने एक पारी में बैटिंग की थी, टेम्बा बाउमा ने अर्धशतक लगाया था, तो यह दिख रहा था कि बल्लेबाजी के लिए परिस्थिति अनुकूल थी, बट टफ भी थी। लेकिन 125 रन बनना चाहिए था। ऑनेस्टली दोस्तों, ईमानदारी से कर रहा हूं। हाँ, चौथी पारी में बैटिंग करना टफ होता है और रिकॉर्ड भी यही बता रहा था कि 117 से ज्यादा उसके ऊपर कोलकाता में चौथी पारी में चेज नहीं हुआ था। बट रिकॉर्ड तो बनते ही है ना दोस्तों टूटने के लिए। चेज होना चाहिए था, 125 रन चेज होना चाहिए था। अगर आपकी बल्लेबाजी क्रम में ओपन कर रहे हैं यशस्वी, उनका साथ निभा रहे हैं केएल राहुल जो रेड हॉट फॉर्म में है, नंबर 3 पे चलिए शुभमन इंजर्ड हो चुके थे, नंबर 3 पे। फिर उसके बाद आप देखिए ऋषभ पंत थे वहां पे, आप देख लीजिए दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर थे, फिर आप देख लीजिए ध्रुव जुरेल थे, फिर रविंद्र जडेजा थे, फिर अक्षर पटेल थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बल्लेबाजी क्रम में इतनी गहराई होने के बावजूद भी अगर टीम इंडिया चेज नहीं कर पा रही है तो सवाल तो खड़ा होगा ही। अब आते हैं दूसरे टेस्ट मैच पे, गुवाहाटी टेस्ट मैच, जहां पे कंडीशंस पहले टेस्ट मैच के मुकाबले बहुत ही अलग थी, बहुत ही अलग। पिचेस आप देख सकते हो, इस पिच को आपको देख के पता चला होगा कि 5 दिन का टेस्ट मैच हुआ। कंडीशंस बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, साउथ अफ्रीकी बैटर्स ने वो करके दिखाया, सैनुरन मुथुस्वामी ने वो करके दिखाया, मार्को यानसन ने वो करके दिखाया, अर्धशतक लगाया, क्रिस्टन स्टब्स ने बढ़िया पारी खेली दूसरी पारी में। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने क्या किया? जब साउथ अफ्रीका ने स्कोर बोर्ड पे पहली पारी में 489 रन लगा दिए, तब भी हमें यह भरोसा था कि कंडीशंस कंपैरिजन टू पहले टेस्ट मैच से उतनी खराब नहीं है। यहां पे भारतीय बल्लेबाजी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे गेंद उतनी टर्न नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के बल्लेबाज दोनों पारी में फेल हो गए, कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। ऋषभ पंत बतौर कप्तान, स्टैंड इन कैप्टन, बतौर विकेट कीपर, बैटर, बल्लेबाज, उनके लिए टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं रही दोस्तों, और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। क्यों मैं कह रहा हूं दोस्तों, अब आप यहां पे आपको मैं अगर बता दूं, यहां पे अगर हम इस टेस्ट मैच की बात करें और इस बैटिंग लाइनअप पे अगर हम आ जाएं और यहां पे अगर हम भारतीय बल्लेबाजी की बात करें, तो आपको अनुभव दिखाई देगा। तो वो कहां दिखाई देगा, यानी कि एक्सपीरियंस की बात करें तो केएल राहुल ने करीबन, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो 67-68 टेस्ट मैचेस खेले, 67 टेस्ट मैचेस खेले। अब हम ऋषभ पंत का थोड़ा सा टेस्ट ऐड देखते हैं,
पंत विकेट कीपर बैटर, उनका अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर अभी तक देखे तो 49 टेस्ट मैचेस खेले। अब उतना बड़ा आपको इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटिंग करियर विराट और पुजारा जैसा कोई बल्लेबाज तो नहीं दिखेगा, बट अब जो बैटिंग लाइनअप थी जिसमें जिनको एक्सपीरियंस अनुभव जितना ज्यादा था, उनसे तो हम उम्मीदें बनाए रख सकते हैं। केएल और ऋषभ पंत से ना पर्सनली मेरी उम्मीदें ज्यादा थी, क्योंकि देखिए इस टेस्ट सीरीज में ना बहुत से ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करेंगे यशस्वी जायसवाल को भी कि वो भी लगातार मार्को यानसन का शिकार बनते जा रहे थे। उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज बहुत ही खराब गई उनके स्टैंडर्ड के लेवल से। बट ये एक लौता ऐसा आपको एक टेस्ट सीरीज दिखा है जहां पे यशस्वी ने शतक नहीं लगाया, वरना इसके पहले आप देख लीजिए कि हर एक बायलैटरल टेस्ट सीरीज में, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, पर्सनली मेरी उम्मीदें ज्यादा थी यहाँ पे केएल राहुल और ऋषभ पंत से, क्योंकि केएल राहुल ओपन करते हैं और ऋषभ पंत कहीं ना कहीं नंबर 5 पर खेल रहे थे। इसीलिए मेरी उम्मीदें थी कि ये दो बल्लेबाज कुछ इनको ज्यादा बेहतर इस टेस्ट सीरीज में करना चाहिए था, क्योंकि शुभमन गिल नहीं थे, तीसरे बल्लेबाज शुभमन गिल थे, बट वो तो चोटिल हो चुके थे, तो उन पे कुछ करना गलत होगा, क्योंकि वो तो बंदा बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, इंग्लैंड टूर उनके लिए बहुत अच्छा गया था। मे बी वो होते तो शायद कुछ और रिजल्ट हो सकता था या फिर ना होता, क्या पता। बट उम्मीदें थी हमें ऋषभ से और केएल राहुल से, क्योंकि यशस्वी जायसवाल हुए फेल। आप वही कर सकते हो केएल राहुल के लिए भी। साई सुदर्शन जिनको दूसरे टेस्ट मैच में मिला मौका, उन्होंने दूसरी पारी में संघर्ष किया, बट कहीं ना कहीं साई ने भी, कहना गलत नहीं होगा कि दोनों पारियों को कहीं ना कहीं, स्पेशली पहली पारी गुवाहाटी की उन्होंने मिस की। कहीं ना कहीं साई सुदर्शन भी प्रेशर में दिखे। ध्रुव जुरेल के लिए भी हम वही कहेंगे, बहुत बढ़िया उनके लिए साउथ अफ्रीका एक ही, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने जो टेस्ट सीरीज खेली थी, बहुत अच्छे फॉर्म में वो है थे। अब थोड़ा हम नहीं कहेंगे फॉर्म में है, क्योंकि 4 पारियां जुरेल ने भी बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, वो भी अपने आप से निराश होंगे। वही आप बाकी बल्लेबाजों के लिए भी कहोगे। इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर थे वॉशिंगटन सुंदर। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर थे टीम इंडिया के लिए इस टेस्ट सीरीज में टॉप स्कोरर। यानी कि क्रिस्टन स्टफ्स के बाद अगर किसी बल्लेबाज का नाम आएगा भारतीय बल्लेबाज की ओर से, अगर मैं कहूँ तो वो थे दोस्तों क्रिस्टन स्टफ्स। जी हाँ, मतलब उन्होंने यहाँ पे अगर मैं कहूँ वॉशिंगटन सुंदर 124 रन, और उसके बाद अगर आपको कोई भारतीय बल्लेबाज दिखेगा जिसने रन बनाया इस टेस्ट सीरीज में, तो वो है रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बनाए 105 रन। और अर्धशतक अभी इस दूसरी पारी में उनका आया। अगर जड्डू के यह पारी आज की नहीं आती तो शायद आपको इकलौते भारतीय बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर दिखते जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में 100 से ज्यादा रन बनाए हैं। इससे आपको अंदाजा आ गया होगा दोस्तों कि कहां पे भारतीय टीम टेस्ट सीरीज हारी है। अब आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट सिलेक्शन। भारतीय टीम ने जब कोलकाता टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 अपनी अनाउंस की, वहां पे ऑलराउंडर्स कितने ऐड किए थे? रविंद्र जडेजा, जिनको खिलाना ही चाहिए। आपकी फर्स्ट चॉइस वही हो सकते हैं। आपकी सेकंड चॉइस थे वहां पे वॉशिंगटन सुंदर, बिकॉज अश्विन जा चुके हैं, आपको एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर की दरकार होगी। वॉशिंगटन सुंदर रेड हॉट फॉर्म में है, आपने उनको इंक्लूड किया। आपके तीसरे ऑलराउंडर थे अक्षर पटेल, क्योंकि आपने साई सुदर्शन को रेस्ट दिया, उनको ड्रॉप किया, आपने अक्षर को खिलाया, वो नंबर 8 पर खेले। वॉशी नंबर 3 पर खेलने गए, वो भी पैतरा काम आया, क्योंकि वॉशी ने ओवरऑल इस टेस्ट सीरीज में पोजीशन नंबर 8 की हो, चाहे 7 की हो या फिर नंबर 3 की हो, उस बंदे ने शिद्दत से अपना काम बढ़िया तरीके से किया है। बट 3 ऑलराउंडर खिलाना क्या जरूरी था? अगर आप सोचिए आंख बंद करके कि वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल एज अ प्रॉपर बैटर अगर आपको उनको खिलाना हो, क्या उनकी जगह बननी चाहिए? ऑब्वियसली बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। बट दोस्तों, जब दूसरे टेस्ट मैच की बात करें जहां पे आपने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया, क्या यह निर्णय सही था? क्योंकि आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला रहे हो, आप अक्षर पटेल को ड्रॉप आउट कर रहे हो। अक्षर पटेल बतौर बल्लेबाज वो आपको ज्यादा ट्रस्ट दे रहे थे। अगर आप ऑनेस्टली, अगर आप खुद सोचिए कि कंडीशंस को देखते हुए, गुवाहाटी की सरफेस को देखते हुए, बारसपारा की इस क्रिकेट स्टेडियम, इस ग्राउंड की पिच को देखते हुए लग रहा था कि पेसर्स को यहाँ पे मे भी ज्यादा मदद मिलेगी, यहाँ पे गेंद उतनी टर्न ना हो, तो इसीलिए हमें एडिशनल पेसर को इंक्लूड करते हैं। बट नीतीश कुमार रेड्डी ने कितनी गेंदबाजी की? महज 10 ओवर डाले उन्होंने।
अगर आप अक्षर को ही खिला लेते तो वो एक प्रॉपर बैटर के रूप में भी खेल सकते थे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने भी उतनी गेंदबाजी नहीं की। इसीलिए मेरा मानना है दोस्तों कि आप एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स को खिला रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि आपके पास बॉलिंग के ऑप्शंस तो बन रहे। जैसे कि पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के पास बॉलिंग ऑप्शन कितने थे? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, तीसरे थे रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, यानी कि 6 गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच में उतरी थी, जिसमें वॉशी को उतनी गेंदबाजी नहीं मिली और ज्यादातर ओवर्स जड्डू, कुलदीप, सिरा, बुमराह, इनके बीच में पहले टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूं। दूसरे टेस्ट मैच में आप देखोगे तो नीतीश कुमार रेड्डी ने उतनी गेंदबाजी नहीं की, यानी कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर, यहाँ पे रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, कुछ आपकी ऐसी बॉलिंग अटैक थी। तो नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे आप शायद एज अ प्रॉपर बैटर भी खिला सकते थे। ओवरऑल दोस्तों सिलेक्शन ना इस टेस्ट सीरीज में प्रॉपर नहीं हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। आप पिक कर सकते थे मोहम्मद शमी को। जब मैंने टीम इंडिया का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ था, जब मैंने उस पर वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि मोहम्मद शमी की जगह बनती है। अगर शमी ये टेस्ट मैच खेल रहे होते तो शायद एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अनुभव जो एक होता है ना वो अलग होता है, शायद वो कुछ और अलग करके दिखा जाते, या फिर मे बी ये टेस्ट सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं जाती, बट आप एटलीस्ट उनको चांस तो देते। नो डाउट सिराज बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, बुमराह बहुत चैंपियन गेंदबाज है, बट ये टेस्ट सीरीज तो बुमराह के लिए भी उतनी अच्छी नहीं गई, सिराज के लिए भी उतनी अच्छी नहीं गई। कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी की इस पूरी सीरीज में, मैं कहूंगा जड्डू ने अच्छा प्रेशर क्रिएट किया। अक्षर पटेल के लिए भी कोलकाता टेस्ट मैच की बात करें, बापू ने भी अच्छी गेंदबाजी की। बट दोस्तों सिलेक्शन प्रॉपर हो सकता था। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे शायद देवदत्त पाडिक्कल को खिला सकती थी ये टीम, सरफराज खान को इंक्लूड कर सकती थी ये टीम। अब ये सवाल क्यों खड़े हो रहे दोस्तों? मेन रीजन ये है कि हम ये टेस्ट सीरीज हार चुके हैं। अब चयनकर्ताओं से ना सवाल पूछना बनता है कि आपने जो ये स्क्वाड क्रिएट किया है, जो आपने सिलेक्शन की है, यहाँ पे क्या ये सिलेक्शन और थोड़ी बेहतर हो सकती थी? यानी कि नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, क्या सारे ऑलराउंडर्स को खिलाना जरूरी है? अगर आपको ऑलराउंडर्स को खिलाना है तो आप 2 ऑलराउंडर्स को ही खिलाइए। आप निर्णय लीजिए, थोड़े बोल्ड डिसीजन लीजिए, ठोस निर्णय लीजिए कि आपको चाह कर भी ना चाह कर भी आपको 2 ही ऑलराउंडर्स पिक करना पड़े। आप प्रॉपर विकेट टेकर बॉलर्स को पिक कीजिए। आप कुलदीप यादव के साथ साथ अगर आपको वो बॉलिंग अटैक बनानी है तो वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुछ ऐसा बॉलिंग अटैक बनता 5 बॉलर्स का। आप अक्षर पटेल या फिर नीतीश कुमार रेड्डी, अगर अक्षर को ही खिला देते, प्रॉपर बैटर आप अक्षर को खिलाते, तो भी यह निर्णय सही होता कि कप्तान आकर कहता कि इस मुकाबले में यह ऑलराउंडर मेरा एज अ प्रॉपर बैटर मैं इनको खिला रहा हूं, मैं इनको शायद उतनी गेंदबाजी ना कर रहा हूं, एक क्लैरिटी दे देते, एक शायद सबको अंदाजा आ जाता, हम सब क्रिकेट प्रेमियों को भी यह पता चलता कि हाँ इस बल्लेबाज को प्रॉपर एज अ बैटर खिला रहे। क्योंकि कोलकाता टेस्ट मैच में तो हमें अंदाजा आ चुका था कि वॉशिंगटन सुंदर से अपनी गेंदबाजी नहीं करा रहे थे। अब गुवाहाटी टेस्ट मैच में भी हमें पता चल गया कि नीतीश कुमार रेड्डी से अपनी गेंदबाजी नहीं करवा रहे हैं। ओवरऑल सिलेक्शन बेहतर हो सकता था, सरफराज खान को इंक्लूड किया जा सकता था, ऐसा मेरा मानना है। मोहम्मद शमी को लाया जा सकता था। अब मैटर यह करता है दोस्तों कि आने वाली राह टीम इंडिया की कैसी होगी। देखिए थोड़ा सा ना हमें पेशेंस बनाए रखना होगा दोस्तों। मेरा आखिरी पॉइंट यही है। हाँ आई नो कि घर में हम टेस्ट सीरीज हार रहे हैं, बट ये जो हमारी बैटिंग लाइनअप है ये एक युवा बैटिंग लाइनअप है। इसमें आपको ज्यादातर युवा बल्लेबाज दिखेंगे, चाहे वो यशस्वी हो, चाहे वो साई हो, या फिर वो जुरल हो, या फिर आप देख लीजिए वो नीतीश कुमार रेड्डी हो, या फिर वो वॉशिंगटन सुंदर हो। ये सब यंग बैटर्स हैं और इनको थोड़ा समय लगेगा दोस्तों ऐसे प्रेशर भरे सिचुएशंस में आकर मैच को कैसे बचाना होगा, लक्ष्य का पीछा करके अपनी टीम को कैसे जीत दिलाना होगा। क्योंकि अब नहीं विराट कोहली है, ना ही रोहित शर्मा है, ना ही चेतेश्वर पुजारा है, ना ही अजिंक्य रहाणे है, ना ही रविचंद्रन अश्विन है, ना ही ईशांत शर्मा है, ना ही अब उमेश यादव है, ना ही भुवनेश्वर कुमार है, ना ही अब यहाँ पे मोहम्मद शमी। यानी कि मैंने जितने भी नाम लिए हैं यहाँ पे, उनमें से कुछ खिलाड़ी तो रिटायर हो चुके हैं, कुछ खिलाड़ी की अब शायद जगह भी नहीं बन रही, या फिर मे बी टीम अब आगे निकल चुकी है, चयनकर्ता सिलेक्टर्स मूव ऑन कर चुके हैं। बट अब आपके मन में एक सवाल, एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या अनुभव मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्या आप थोड़ा सा सीनियर खिलाड़ियों पे वापस जाना होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, खड़ा होता है। आपकी क्या राय है? आप भी मुझे जरूर बताइए कि क्या अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी,
क्या इनके बारे में सोचना चाहिए दोबारा, या फिर इन्हीं युवा खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए? अगर चयनकर्ता सिलेक्टर्स इन्हीं यंगस्टर्स के साथ आगे बढ़ते हैं तब भी यह निर्णय गलत नहीं होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि प्रिपरेशन बेहतर होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका अगर ये टेस्ट सीरीज जीती है तो साउथ अफ्रीका इसके पहले पाकिस्तान में थी, वो तैयार होकर आए थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जब साउथ अफ्रीका ने जीता था, बाय द वे मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो वो जिम्बाब्वे से एक टेस्ट मैच खेल चुके थे। ऑस्ट्रेलिया सीधा फाइनल खेलने उतरी थी। तो प्रिपरेशन, तैयारी कितनी अहम, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के रूप में बता दिया। तो टीम इंडिया को प्रैक्टिस कैंप लगाने होंगे, जैसे वेन्यूज होंगे जो ऑलरेडी अब पता रहता है कि भारतीय टीम जब भी एक होम टेस्ट सीरीज खेल रही होती है, महीने पहले हमें अंदाजा आ जाता है कि टीम इंडिया यहाँ एक टेस्ट मैच खेलेगी, यहाँ एक टेस्ट मैच खेलेगी। वैसी कंडीशंस में आप एक कैंप लगवाइए, वहां पे वैसी पिचेस बनवाइए और वहां पे बल्लेबाजी करें टर्निंग पिचेस पे, टर्निंग ट्रैक्स पे, जहां पे अंदाजा हो कि हाँ मैं ईडन गार्डन में खेलूंगा तो वहां पे गेंद ऐसी हरकत करेगी, हाँ मैं पुणे में खेलूंगा वहां पे अनइवन बाउंस मिल सकता है, मैं मुंबई में खेलूंगा जहां पे अतिरिक्त उछाल स्पिनर को मिलता है तो मुझे वहां पे बैक फुट पे कैसे खेलना होगा, कैसे वहां पे मुझे फ्रंट फुट पे खेलना होगा, मेरा डिफेंसिव टेक्निक कितनी पुख्ती, कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस कैंप लगाना होगा। एटलीस्ट 20-25 दिन का वो प्रैक्टिस कैंप होना चाहिए। जब एक बड़ी टेस्ट सीरीज आ रही हो उसके बीच में अगर एक व्हाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज चल रही हो तो भी चयनकर्ताओं को अब ये सोचना होगा कि क्या वह सीरीज उस समय, उस दरमियान उस खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस खिलाड़ी के लिए फिलहाल वो महत्वपूर्ण टास्क क्या होगा कि आने वाली एक रेड बॉल सीरीज की एक बहुत बड़ी होम टेस्ट सीरीज होने वाली है। जो अब होगा दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया आएगी 2027 में बॉर्डर का उसका टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तब फिर से वही सवाल खड़ा होगा कि टीम इंडिया कितनी तैयार होगी उस सिचुएशन के लिए, उस मोमेंट के लिए। तो प्रिपरेशन बेहतर होनी चाहिए। ओवरऑल मेन पॉइंट मेरा यही कि सिलेक्शन बेहतर अब होना चाहिए दोस्तों। अब करुण नायर, जिनको एक टेस्ट सीरीज में चांस मिला, उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब वापस करुण नायर एक लय में दिखाई दे रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में बढ़िया रन बनाते जा रहे हैं। तो अब क्या वापस चयनकर्ताओं को उनके बारे में सोचना चाहिए? मेरे हिसाब से जरूर सोचना चाहिए। जो बल्लेबाज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छे फॉर्म में है, जो रन बना रहे हैं, प्लीज उनको इंक्लूड कीजिए, उनको मौका दीजिए, उनको अवसर दीजिए। सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। आप स्पेशलिस्ट बैटर को खिलाइए, नहीं ऑलराउंडर को। अगर आप ऑलराउंडर को भी खिला रहे हो तो मैंने इस वीडियो में जो मेन पॉइंट कहा कि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर एज अ प्रॉपर बैटर भी खेल सकते हैं, बट उनके आने से, इन तीनों ऑलराउंडर्स को एक साथ खिलाने से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं फिर आपकी बॉलिंग अटैक में वो ना एक दिखेगा कि आपके पास वो विकेट टेकर ऑप्शन नहीं बनेगा। आप कहीं ना कहीं एडिशनल ऑलराउंडर खिलाने से आपको क्या होगा कि आपको एक पेसर शॉट करना पड़ेगा, आपको एक कहीं ना कहीं फिर आप ये सोचोगे कि यार एक ऑलराउंडर एक्स्ट्रा खिलाने से क्या हो रहा है कि मैं उसको उतनी गेंदबाजी उससे नहीं करा पा रहा हूं, तो क्यों ना मैं उसकी जगह पे एक एज अ प्रॉपर बैटर खिला लूं, जो वो सरफराज खान हो या फिर वो देवदत्त पाडिक्कल हो, जो ऑनेस्टली मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मेन मेरा पॉइंट यही था दोस्तों कि बैटिंग की वजह से टीम इंडिया हारी है। बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से निराश किया है। सिलेक्शन बेहतर हो सकती थी। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे ही आप चाहते तो देवदत्त पाडिक्कल को खिला लेते, या फिर आप अक्षर पटेल को ही खिला सकते थे। अक्षर पटेल को ही आप चांस देते, उनको ही कहते कि आप ही खेलिए, आप ही प्रॉपर एज अ बैटर खेल लीजिए, वॉश या अक्षर दोनों, तो भी शायद कुछ और रिजल्ट हो सकता था। अक्षर पटेल शायद और बेहतर प्रदर्शन कर पाते। लेकिन ये टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं रही दोस्तों टीम इंडिया के लिए। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा तो मेन पॉइंट यही था, मेरा मानना था कि बल्लेबाजों ने बहुत निराश किया। आप शायद बॉलिंग डिपार्टमेंट पे भी ज्यादा ब्लेम करोगे, बट मैं उतना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बैट्समैन ने बहुत निराश किया, बल्लेबाजों ने बहुत निराश किया इस टेस्ट सीरीज में। बॉलर्स पे भी कहीं ना कहीं दोष आना चाहिए। हम कह सकते हैं कि गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाज और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। आप कोलकाता टेस्ट मैच के लिए भी कर सकते हो, बट आपके गेंदबाजों ने तो पहले टेस्ट मैच में आपको लगातार वापसी कराई थी। ओवरऑल मेरा मानना है कि बल्लेबाज थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। सिलेक्शन मेरे हिसाब से और बेहतर होना चाहिए था दोस्तों। ऑलराउंडर्स आप इस फॉर्मेट में उतने नहीं खिला सकते। आप प्रॉपर विकेट टेकर बॉलर्स को पिक कीजिए, जो विराट कोहली करते थे। प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर
प्रॉपर दो स्पिनर, जिसमें आपका एक ऑलराउंडर हो और एक आपका रिस्ट स्पिनर हो, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा या फिर वॉशिंगटन सुंदर, और आप बाकी गेंदबाज खिलाइए विकेट टेकर्स। पेसर्स ही खिलाइए तो खिलाइए, बट आप विकेट टेकर गेंदबाज के साथ जाइए, जो फास्ट बॉलर हो या फिर वो स्पिनर हो, वो आपको विकेट झटका के दे, क्योंकि 20 विकेट आप झटकोगे तभी आप टेस्ट मैच जीतोगे। तो इसी वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई नो, मैं समझ सकता हूँ भारतीय क्रिकेट प्रेमी इस समय क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, बट दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है इस समय। फिलहाल हाल मेरा और आपका भारतीय टेस्ट टीम इंडिया का बहुत ही हाल बेहाल है। तो यहीं पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।